नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उस उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है जहां पर एक पिछड़े को, एक ओबीसी समाज से आने वाले चेहरे को 2017 के चुनाव में पूरब से लेकर पश्चिम तक घुमाया गया। बताया गया कि पिछड़ों का हक एक जाति विशेष के लोग खा जा रहे हैं, इसलिए पिछड़ों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाओ, तभी तुम्हारा हित होगा, तभी तुम्हें नौकरियां मिलेंगी। इसका एक असर भी देखने को मिला, क्योंकि प्रचार तंत्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं शामिल थे, उसमें मीडिया भी शामिल थे, तमाम इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल थे। अब 4.5 साल बाद की परिस्थितियों पर बात करते हैं। 2017 से अब 2021 में बात करते हैं। लखनऊ की सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं कि हमारी जो 69,000 शिक्षक भर्तियों में हिस्सेदारी आ रही थी, वो कहाँ गई सीटें। भले ही मुख्यमंत्री तमाम दावे कर रहे हों, योगी सरकार तमाम दावे कर रही हो, मगर खुद ओबीसी आयोग, जिसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में संवैधानिक दर्जा दिया है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ही कह रहा है कि कम से कम 5,500 सीटों की धांधली हुई है, आरक्षण घोटाला हुआ है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। महीनों पहले ये रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि जब वोट लेना होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़े का बेटा कहकर, खुद को ओबीसी का बेटा कहकर वोट मांगने आ जाते हैं। लगभग सभी प्रदेशों में जहां भी ओबीसी की आबादी ज़्यादा है, और लगभग ज़्यादातर राज्यों में ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है। यहाँ सवाल इस बात का है कि एक सवाल तो सबके लिए है कि रोजगार नहीं है, नौकरियाँ बहुत कम हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जो कुछ नौकरियाँ हैं उसमें वंचित तबके की हिस्सेदारी कहाँ है। जैसे कि दलित पिछड़े कहाँ हैं, वहाँ आदिवासी कहाँ हैं, माइनॉरिटी को तो नौकरियों में जैसे एक तरह से बहिष्कार ही कर दिया गया है। खैर, उसके लिए सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अभी जो कम से कम वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, उसमें सबसे बड़ी सफलता इस बात की है कि प्रचार तंत्र के जरिए ये स्थापित करने में सफल हो चुके थे कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर नौकरियां एक जाति विशेष के, एक वर्ग विशेष के लोग खा जा रहे हैं। तमाम ओबीसी जातियां हैं जिनके समाज में एक बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग आगे आ चुके हैं, चाहे वो मौर्य हों, पटेल हों या अन्य ओबीसी जातियां हों। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हर जिले में कोई तैयारी कर रहा है, कोई शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, किस उम्मीद में कि कम से कम सरकार उसके साथ न्याय करेगी। कैसा न्याय किया जा रहा है जब वो नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं। अब उदाहरण लेते हैं कल का। लखनऊ में जब विरोध प्रदर्शन करते हुए सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमारी बात अगर आप नहीं भी मानते तो कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग की उस रिपोर्ट का जवाब दीजिए और हमें संतोषजनक जवाब चाहिए, तब हम घर जाएंगे। तस्वीरें जो आई, कई अभ्यर्थी हाथ जोड़ रहे थे, पुलिस वालों के पैर पड़ रहे थे, और पुलिस वालों ने क्या किया, बेरहमी से उन्हें पकड़कर घसीटते हुए ले गए। और कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। एक महिला के हाथ में चोट आई। लगातार वो दर्दनाक तस्वीरें, वो रोते हुए अभ्यर्थी। फिर सोचना पड़ जाता है कि ये क्या वही उत्तर प्रदेश है जहाँ कहा गया था कि आपको न्याय मिलेगा? क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ ये प्रचार किया गया था कि एक जाति विशेष के लोगों की दबंगई की वजह से आपके अधिकार छीने जा चुके हैं, इसलिए हम आपको नौकरियों में ले जाएंगे, आपको अधिकार दिलाएंगे, आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे। राजनीति पर भी तो टिप्पणी कोई गैर जरूरी नहीं है। वो बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि जिस चेहरे को बनाकर 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया गया, वो व्यक्ति क्यों स्टूल पर बिठा दिया गया? क्या योगी आदित्यनाथ के नाम पर पूरे प्रदेश भर में वोट मांगे गए थे? ये वो सवाल हैं जो उसी तरह से भाजपा को एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर पिछड़ों का विरोध लगातार करती रही ये पार्टी, तो वही हालत होगी जो कांग्रेस के पिछले 3 से 4 दशक से हो रही है।
याद होगा उन तमाम लोगों को जो तब रहे हैं और हम जैसे नए पत्रकारों को जो पढ़ते लिखते रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह से जब पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ तो राजीव गांधी कह सकते हैं तत्कालीन व्यवस्था के समर्थक सबसे बड़े नेता, क्योंकि तब लड़ाई जनता दल बनाम कांग्रेस चला करती थी। तो जनता दल की सरकार में जब वीपी सिंह ने पिछड़ों के आरक्षण को मान्यता दी, उसे संसद में पास कराया, तब सबसे ज़्यादा जो नेता ओबीसी आरक्षण का विरोध करते मिले वो रहे राजीव गांधी। और हालत क्या हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम उन जगहों पर जहां पर ओबीसी की राजनीति बहुत मुखर है, आज तक कांग्रेस सिर्फ जमानत बचाने की राजनीति करती है। उसके पहले कांग्रेस के पास भी बहुमत हुआ करता था। उसके पहले 45 सालों में, 40 सालों में 35 साल तक शासन करने का रिकॉर्ड हुआ करता था। उसके पहले कभी कभी 350 सीटें पाने का रिकॉर्ड हुआ करता था। तो एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि किसी को कुछ सीटें मिल जाने से, सत्ता मिल जाने से ये नहीं भूल जाना चाहिए कि उन्हें चुना किसने है। और चुना किसने है तो ये सबसे ज़्यादा मायने रखेगा कि उसकी संख्या कितनी है। और जब संख्या की बात आती है तब इस पर पिछड़े बाजी मार लेते हैं, क्योंकि जब 50% से के आसपास की एक आबादी आपसे नाराज़ हो जाए तो सोचिए आपका राजनीति में वजूद क्या रहेगा। इसीलिए आप देखते रहे होंगे कि पिछले 2-2.5 दशक में भाजपा और कांग्रेस यूपी में बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं आ पाते थे, क्योंकि जब तक पूरे पिछड़े समाज के लोगों को एक पार्टी विशेष, एक दल विशेष, एक नेता विशेष के खिलाफ पोलराइज नहीं कर लिए, तब तक सत्ता में आने के उनके चांस नहीं रहे। तब तक बड़ी पॉपुलर ओपिनियन होती थी कि सवर्णों की पार्टी है भाजपा, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है भाजपा। तो बोलता उत्तर प्रदेश के दर्शकों से या हमारा ये वीडियो जो शेयर हो रहा है बोलता हिंदुस्तान के दर्शकों से, सबसे हम संवाद करते हुए एक जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं कि हो सकता है कि मीडिया ना बताए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। गांव गली में आप अपने लोगों से पता कीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनेगा। आप देखिए कि ओबीसी में कम से कम 15-20% आबादी का एक ऐसा तबका है जो दिन रात नौकरी की तैयारी करने के लिए तरह तरह की मेहनत करता है। छोटे छोटे शहरों में जाता है, इलाहाबाद जाता है, कानपुर जाता है, लखनऊ जाता है, और यहाँ तक कि वो यूपीएससी जैसी तैयारियों के लिए दिल्ली जाता है। जितने मौके हैं वो वहाँ पे जुड़ करके लोग वहाँ तैयारी करता है और कोशिश करता है कि सरकारी नौकरियों में आ जाए। पहली पसंद सरकारी नौकरी अब भी कम से कम पिछड़े तबके के लोगों की है। हम प्रदर्शनकारियों के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्हीं प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि हमने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, आप ही बताएं कि क्या मामला चल रहा है अपने परिचय के साथ। तो मैं तूफान सिंह, अभ्यर्थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के धरना स्थल पर उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं ये लगातार करीब 1 महीनों से लखनऊ की गलियों में धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको सही से नहीं लागू किया गया है। जैसे कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए था, जो 3.86% का आरक्षण दिया गया है, और एससी वर्ग को 21% का आरक्षण मिलना चाहिए था, उसको 16.62% आरक्षण दिया गया है। और इसी बात को लेकर ये सभी अभ्यर्थी लगातार केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में अपने मामले को लेकर गए। वहां पर सुनवाई हुई। करीब 1 साल सुनवाई होने के बाद केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री लोकेश प्रजापति जी ने आदेश पारित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार करे। जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 27% का आरक्षण और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 21% का आरक्षण दिया जाए। लेकिन इनकी किसी भी मांगों का अभी तक कोई भी विचार नहीं किया गया है। ये सारे अभ्यर्थी तूफान, हम आपको इसलिए रोकना चाहेंगे, क्या इस बात के दावे में दम है कि सिर्फ 3.5% आरक्षण मिला है ओबीसी को, जिसका 27% कम से कम संवैधानिक आरक्षण के जरिए बनता है, और आबादी के हिसाब से देखा जाए जो अभी नहीं मिल पाया है तो उसके हिसाब से तो आधी संख्या होनी चाहिए। क्या 3%, 3.5% ही है जो आप बता रहे हैं? जी, इसका डेटा बकायदे मांगा जा रहा है। ना आज तक आला कमान अधिकारी जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा दे पाए हैं, ना कोई बात रख पाए हैं, ना आयोग को ये बताने के लिए तैयार है कि हमने ये क्यों किया। जब हम लोग अपनी मांग को रखते हैं तो उनसे यही कहा जाता है
कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये अभ्यर्थी अपनी इस मांग को लेकर जनता दरबार में जा रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया के पास जा रहे थे, उनसे ये बात करना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या ये दलित शोषित वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों को बैरिकेड करके बाहर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे अभ्यर्थी उन सभी मानकों को पूरा करते हैं जो योगी सरकार ने निर्धारित किया था, अपने उच्च गुणवत्ता को पूरा करते हैं, लेकिन जब चयन की बारी आती है, समाज में भागीदारी की बारी आती है, तो इनको बैरिकेडिंग करके बाहर कर दिया जाता है। और हम बात करेंगे सर, ये जो 3% आरक्षण को देकर मात्र 63 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के चयनित किए गए। इसका मामला यह है कि जो सीटें होती हैं उनमें 50% अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होती है, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी वर्ग का, किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी हो, जब वो मेरिटोरियस कैंडिडेट होता है तो वो अनरिजर्व की सीटों पर जाके अपना चयन पाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। यहां पर जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे, जब वो अनरिजर्व की सीटों पर अपना आवंटन के लिए गए तो उनको ओबीसी वर्ग से बाहर रख दिया गया। इसी का देखते हुए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी, उन्होंने बताया कि 27% आरक्षण की जगह पर मात्र 3% इनको आरक्षण दिया गया है। अच्छा, अगर इस 27% और यह 3% दिया गया है और जो सामान्य वर्ग रहा, जो सामान्य वर्ग के लिए रहा 50%, उसमें तो मिला ही नहीं ओबीसी को आरक्षण, यानी टोटल 100% में सिर्फ 3%, 3.5% ओबीसी को नौकरियां मिल पाई है। सरकार के लोगों का कहना है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट चयन पाते हैं, मेरिट के आधार पर उनका चयन अनरिजर्व की सीटों पर होता है, उनका चयन वहां पर नहीं होना चाहिए। इसी कारण से इन सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। क्या अनरिजर्व की सीटें किसी विशेष वर्ग के लिए आवंटित होती हैं? जब संविधान में प्रदत्त आरक्षण के नियमों के अनुसार और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के आधार पर आरक्षण के नियमों में बताया गया है कि आरक्षित वर्ग की जो कैटेगरी है उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा, उसमें 21% आरक्षण एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जो मेरिट बनाई गई है चयन की, उस मेरिट के अनरिजर्व की मेरिट के बाद और ओबीसी की मेरिट के बीच में कोई भी आरक्षण के नियमों का पालन किया ही नहीं गया है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर ये सारे अभ्यर्थी लगातार लखनऊ की गलियों में घूम रहे हैं, शासन प्रशासन से अपनी मांग रख रहे हैं। कल ये मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए, वहां पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी और ये बीजेपी कार्यालय पर गए, वहां पर कोई सुनवाई नहीं सकी, लाठी चार्ज करके इनको खदेड़ा गया। आज आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को गार्डन पर धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती, जब तक हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में हम अभ्यर्थियों को न्याय मिल नहीं जाता, तब तक हम यहीं पर बने रहेंगे। इको गार्डन लखनऊ के बाहरी हिस्से आलमबाग में जिस तरह से है, अगर मुख्यमंत्री आवास के आसपास कहीं प्रदर्शन होता तो ज्यादा बातें सुने जाने की संभावना थी। क्या हुआ, यहाँ आपको नहीं रुकने दिया जा रहा है क्या? अगर शिकायत मुख्यमंत्री से है, उनके ठीक पड़ोसी केशव प्रसाद मौर्य से है, तो इनके घर के आसपास आपको विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है क्या? जी, आपने अगर नाम लिया है आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, तो ये हमारे सभी अभ्यर्थी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम के आवास पर गए थे। उनसे मांग रखने गए थे कि आप हमारी कम्युनिटी से आते हैं, आप हमारे वर्ग से आते हैं, आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार में आप हैं, आप हमारी मांग को सुनिए। वहां पर भी लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद सभी अभ्यर्थी अपने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के आवास पर गए, वहां पर अपनी मांग रखी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिनों में आपकी बातों को सुन लिया जाएगा, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज 16 से 17 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जब उनसे मीडिया के पत्रकार बंधु जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये अभ्यर्थी किसी विशेष वर्ग से है, किसी विशेष पार्टी के लोग हैं। हम बताना चाहते हैं, हम सभी एक अभ्यर्थी हैं, हमारी एक ही मांग है कि हमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में चयन दिया जाए और उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अच्छा, तो किसी पार्टी के हैं या विपक्षी पार्टी ने प्रोवोक किया है, अगर ये आरोप लग ही रहे हैं तो अब राजनीति की ही बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगामी चुनाव बहुत 7-8 महीने ही दूर रह गए हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो क्या ऐसा है कि जिस तरह से 2017 में ओबीसी में यादव बनाम अन्य का पोलराइजेशन किया गया था, क्या वो भ्रम अब टूटता जा रहा है? क्या ओबीसी के अन्य तबकों के मन में ये बात आती जा रही है कि उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है? क्योंकि आप लोग कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, लगभग सैकड़ों जातियों के हजारों लोगों के बीच प्रोटेस्ट किए होंगे, उन नौजवानों की मन को टटोलने के बाद बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वर्ग के लोग हैं, ये सिर्फ ओबीसी वर्ग के लोग हैं।
ओबीसी वर्ग के 69 जातियों के लोग हैं जिसको उत्तर प्रदेश आयोग मेंशन किया है। ये सभी हर एक जाति के लोग हैं। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा है, सबका एक ही मानना है, एक ही मांग है कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम अपने हक को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमारी मांगों को अपने स्तर से रख रही हैं। आने वाले समय पर उसका जवाब मिलेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। जिस उम्मीद से हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, अभी भी हमारी एक उम्मीद बची है कि ये मुख्यमंत्री जी हमारे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। उसके आगे ये अगर सभी मान ले तूफान सिंह, अगर मान ले कि मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और तमाम दावे कर लेते हैं और ठीक उसी तरह कुर्सी पे बिठाने का वादा करते हैं और आप लोग को भी बाद में स्टूल पर बिठा देते हैं, तो क्या होगा? जी, उसका निदान किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। हम सभी अभ्यर्थी अपनी एक रणनीति के तहत आगे कार्य करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग की हर एक जाति बिरादरी से आते हैं, जिसमें पाल, कुर्मी, अहिर, गड़रिया तमाम वर्ग के लोग आते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वर्ग बाकी नहीं है। वे सब अपने आगे की प्लानिंग के तहत डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब हमें बैरिकेड करके बाहर कर दिया जा रहा है तो हम भी आगे का रास्ता देखेंगे। उसका चुनाव तो आने तक अभी आपके साथ तमाम नौजवान हैं, क्या कोई अपनी राय रखना चाहेगा तूफान? और दूसरी बात कि हाँ, आप जोड़िए जितने लोग अपनी राय रखें, फिर हम लोग और बातचीत करेंगे। एक और अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, उनसे आपके हम मुलाकात कराते हैं। जो है लोहा सिंह पटेल है, हम आपको लाइव में जोड़ रहे हैं। ये जो है आयोग में और हाई कोर्ट में हर जगह मुख्य याचिका करता है। हम आपको इनसे जोड़ रहे हैं, आप इनसे अपनी बात रखिए। जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार आप ये सर। बताएं कि इतनी नाराजगी क्यों है? अगर सरकार सबकी हितैषी है, ऐसा दावा किया गया था चुनाव के टाइम, तो ऐसा क्या है कि इस बारिश के समय में सड़कों पर, गर्मी में, धूल में, यहाँ तक कि पुलिस की लाठियों और गालियों के बीच में आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर नाराजगी नहीं है सर, हम लोगों को अभी हम लोगों ने दिसंबर में सर धरना दिया था और 10 दिन अनवरत धरना चला था, जिसमें मंत्री जी ने खुद डेलीगेशन टीम को बुलाकर हमको आश्वासन करके घरों में भेज दिया कि आप जाइए और कहीं से भी एक आर्डर लेके आइए, हम आप लोगों को न्याय देंगे। और जब हमारी 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट दे दी जाती है तो उसमें ये गुमराह करके कभी बोलते हैं कि आयोग की रिपोर्ट हम लोगों तक नहीं पहुंची है, जबकि आयोग ने रिपोर्ट इन लोगों को 29 अप्रैल को दे दी थी और उसके बाद 2.5 महीने को हो गए ना, तो इनको आयोग की रिपोर्ट ये मंजूर कर रहे हैं। और 15 दिन का उसमें समय दिया गया था कि 15 दिन में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी और इस आर्डर के अनुसार आप न्याय देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने 5 जुलाई को यहाँ पे धरना दिया मंत्री जी के आवास पे, तब उन्होंने डेलीगेशन को बुलाया और पुनः 4 दिन का आश्वासन देके हमको घरों पे वापस भेज दिया गया कि आप आकर 4 दिन में जवाब हम सबमिट करेंगे जो है आयोग में, इसलिए आप लोग यहाँ से जाइए। और 4 दिन की जगह में आज 20 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक इनके पास जवाब नहीं है। ये मैटर 1 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक इनके पास कहीं जवाब देने के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो प्रदत्त संविधान में ओबीसी का अधिकार है 27%, उसकी जगह में इन्होंने 3.86 दिया है और एससी भाइयों को 21% की जगह में 16.6% दिया है। तो हमको जब अधिकार मिलेगा तभी हम लोग घर वापस जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम नहीं जाएंगे। अभी जो पुलिस का बल प्रयोग किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है? आप लोग प्रोटेस्ट की जगह सही नहीं चुन रहे हैं या मुद्दा सही नहीं चुन रहे हैं, या सरकार पर बेवजह हमला कर रहे हैं? किस वजह से पुलिस बल प्रयोग कर रही है बार बार जहां आप बैठ रहे हैं, जैसे कल की तस्वीर आई? जी सर, वो हम लोगों के इसलिए बल प्रयोग कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। सर हम लोग अगर राजनीतिक पार्टी से होते तो कोई ना कोई हम लोग जो है दल चुनते। हम लोगों ने सर इस भर्ती को अपना फर्स्ट और आखिरी अटेम्प्ट समझकर अभ्यर्थन दिया और उसके बाद 1 महीने में पढ़कर हम लोगों ने उनके मानक को पूरा किया। लेकिन आज ये हम लोगों को न्याय नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोगों को ये प्रताड़ित करके मारकर घरों में भेजना चाहते हैं। केवल राजनीतिक पार्टी की हम लोगों अगर आप ये दावा कर रहे हैं, अगर ये आप दावा कर रहे हैं कि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, तो ये ठीक है। लेकिन एक चीज हम हमेशा दोहराते रहते हैं आपसे भी, क्योंकि आप नौजवान हैं, हमारी उम्र के हैं, हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तमाम चीजें, तो हम अक्सर कहा करते हैं कि जो राजनीति नहीं करते उनके साथ राजनीति हो जाती है। तो अगर इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से काउंटर आप नहीं करेंगे तो बताइए समाधान क्या है? आपको क्या बड़ा समाधान दिख रहा है? एक आम अभ्यर्थी है सर, हम लोग नहीं चाहते कि
हम लोगों को राजनीतिक पार्टियां आए सपोर्ट करे या कोई राजनीतिक इसमें ट्रिंगल दिखा के उसको पेश किया जाए। बट जब ये हम लोगों को इतने दिन से सर, हम लोग 1 साल से प्रताड़ित हैं, न्याय नहीं मिल रहा, तो सर हम अपना हक मांगने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम तो जाएंगे ही सर। जी अभी देखिए, अगर फोरम की बात हुई, संस्थाओं की बात हुई, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सॉरी, जो ये अभी पिछड़ा वर्ग आयोग जिसपे जब राजभर जी सरकार में थे और बार बार योगी सरकार का हिस्सा होते हुए उन्होंने बार बार मांग रखी, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, हम पिछड़ों का संज्ञान लेते हुए इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दे रहे हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जब उसकी रिपोर्ट आई, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 5800 सीटों, 5844 सीटें ना, 5844 सीटों के घोटाले की बात लगभग आई है उसमें। तो अब सोचिए, एक संस्था है वो, अगर गैर पॉलिटिकल तरीके से आप डील करना चाहेंगे, तो एक तो बहुत वैल्यू की संस्था है, तो उससे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो राजनीतिक लड़ाई के रूप में मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आने वाले चुनाव हैं और वहां पर आप लोग का स्टैंड क्या है, बड़ा क्लियर समझना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कि हमें ये अभी ओपिनियन पोल निकालना है कि कौन किसे वोट दे रहा है, बल्कि इसलिए कि जब रोजगार को लेकर के, जब आरक्षण को लेकर के, जिंदगी के बहुत सारी चीजें तय करने वाले इन दो बड़े मुद्दों को लेकर नौजवान सड़कों पर होते हैं, तो क्या वो आर पार का कोई डिसीजन लेने की अपनी मतलब ताकत रखते हैं या डामाडोल स्थिति रहेगी? मैं एकदम साफ पूछूंगा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों का क्या रुझान रहेगा अगर यही सिलसिला जारी रहा तो? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा, इनके कथनी और करनी में सर बहुत अंतर है। कथनी कुछ रहती है, करनी कुछ रहती है। सर, इन्होंने पिछड़ा वर्ग तो बना दिया पिछड़ों के लिए, परंतु उसके दिए रिपोर्ट को या आर्डर को अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, जबकि बनाया हुआ इन्हीं का आयोग है, तो उस आयोग का सर क्या मतलब है? बाकी सर, हम लोग कोई किसी राजनीतिक दल से नहीं, इसलिए मैं सर राजनीतिक दल के लिए सर नहीं बोलूंगा जो है कुछ भी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बहुत समझना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि नौजवान राजनीति में नहीं जाना चाहते या राजनीतिक दलों का बहुत स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान हैं। कहीं सारे के सारे नौजवान परेशान हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही। उन नौकरियों में भी जो संवैधानिक आरक्षण मिला है, उसमें भी डाका डाला जाता है, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि आरक्षण का घोटाला कोई मामूली बात नहीं है, रुपए पैसे से भी कई गुना ज्यादा, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व का मामला होता है। तूफान सिंह, क्या हमसे फिर से जुड़ सकते हैं क्या? क्योंकि बातचीत की जहां से शुरुआत हुई उन्हीं बातों के साथ हम बातचीत को आगे ले जाना चाहेंगे और खत्म करना चाहेंगे। तूफान सिंह जी, हम आपको अब एक और अभ्यर्थी से लाइव जुड़ा रहे हैं। वो लगातार बाद हम कंक्लूड करते हैं, उनसे जोड़िए। लगातार 21 दिनों से धरने को जो है सफलता पूर्वक चला रहे हैं। अमरेंद्र सिंह बाहुबली, आपको हम जोड़ रहे हैं, इनसे अपनी बात रखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर। ये पूरा मामला जानते हैं। आपका जैसा नाम है उसी तरह के अंदाज में पेश आना बहुत जरूरी हो चुका है। सरकार और पुलिस का जो रवैया है, तो अमरेंद्र से जोड़िए हमें। जी पहले जी तो अमरेंद्र जी, क्या नाराजगी है सरकार से, क्या नाराजगी है, और पुलिस इस तरह से बल प्रयोग क्यों कर रही है आप लोगों की? अरे सर, हमारी सरकार से, अपनी ही बनाई हुई सरकार से हमारी क्या नाराजगी होगी? हम तो अपने हकों अधिकारों के लिए सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं सर। हमें इनसे क्या नाराजगी हो सकती है? हमारे भी सीएम हैं, हमारे भी मंत्री हैं, हमारे भी विधायक हैं, लेकिन सोचिए इतना बड़ा घोटाला सर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ हो रहा है, जो कि अगर वो शिक्षक होते तो कितने नौनिहालों का भविष्य बनाते। मैं सर पूरा विस्तृत आपको बताना चाहता हूं कि ये करीब 1 से 1.5 साल से पहले से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जब से इस भर्ती का शुरुआत हुई है, जब से रिजल्ट आया, तब से हम लोग इस लड़ाई संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि हम लोग लंबी चर्चा इस पर करते रहे हैं अक्सर, तो बिल्कुल। देखिए, वो संक्षेप में बताइए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जिस तरीके से वायलेंस हुआ है, वो पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप हम लोग लगा रहे हैं, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर लगा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट में सीधे सीधे बताया गया है कि 5844 सीटों का दूसरे वर्ग के लोगों को नौकरी दे दी गई है। सीधी सीधी पूरी बात यही है। मैं आपके चैनल से थोड़ा गला 4 दिन से प्रोटेस्ट काफी तेज था। ठीक है, आवाज अच्छी आ रही है आपकी, साफ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा मैं खुद ही जल्दी चाहूंगा कि इस चीज को खत्म करूं। देखिए कि जो 5844 सीटों का ये लोग वायलेंस किए हैं, उसके लिए हम लोगों ने इनसे सिर्फ यही कहा कि ये जो
मतलब ये जो प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के देने के बाद हम लोग करें। इससे पहले तो हम लोग 1 साल पहले दिए थे, प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन शांत हो गए थे, हमारे पास कोई ऑथेंटिक था नहीं। ये एनआईसी का बहाना लेके मंत्री जी बता रहे थे कि भाई एनआईसी है, ये एनआईसी उसी दिया। आयोग के हवाले से आप लोग कह रहे हैं जिसको अभी संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। बस बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल इससे उठता है अमरेंद्र कि कहीं ऐसा जी। तो नहीं है कि सरकार संदेश देना चाहती है अपने ही एक सहयोगी का मतलब है भाजपा की सरकार यूपी में भी और केंद्र में भी है, तो इसके बीच में एक आयोग रिपोर्ट दे रहा है और उस बात को खूब प्रचारित होने दे रहे हैं, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस पर कि आरक्षण घोटाला क्यों हुआ है। कहीं संदेश तो नहीं देना चाह रहे हैं कि हमें ओबीसी के बीच अब नहीं जाना है, ओबीसी का वोट नहीं लेना है या ओबीसी से कोई मतलब नहीं, कहीं खुलेआम संदेश तो नहीं देना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? सर, ये संदेश माननीय योगी जी नहीं, ये पूरे भारत के जो मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें गलती हमारे वर्ग की है, क्योंकि हमारे वर्ग के जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं चाटुकार लोग हैं, गुलामी करना जानते हैं, अपनी कुर्सी को बचाना जानते हैं। और देखिए केशव ये और अनुप्रिया जैसे नेताओं को देख के आपके अंदर भरोसा नहीं जगता कि ये हमारे हकों के लिए लड़ जाएंगे अंदर? आवाज सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख देना या कहीं बाइट देना उससे नहीं होता है। अगर ये हमारे समाज के सही लोग होते, हमारे समाज के हितैषी होते, तो आज इस इको गार्डन में या लखनऊ में जहां जहां हम लोग लाठी खा रहे हैं वहां बैठे होते। मैं इन आयोग, ईडी, सीबीआई, इन सब के बारे में बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखती है कि मैंने एनसीबीसी को आयोग बना दिया, मतलब पिछड़ों का आयोग, हाँ, दलितों का आयोग बना दिया। और देखिए ये मेरी संस्था है, सीबीआई है, ईडी है, तमाम ये संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ इनको प्रमाण पत्र देने का काम करती हैं कि आप बहुत सही हैं। पता नहीं कैसे ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये ऐसी रिपोर्ट दी, लेकिन हम जान रहे हैं कि भाई ये पिछड़े हैं और पिछड़ों को बनाए हैं जो उनकी सुनते हैं। हाँ, जब तक पूरा समाज रोड पे नहीं आएगा, अपने अधिकारियों के लिए नहीं जगेगा, कोई भी आयोग, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी विधायक उसका अधिकार नहीं दिला सकता। क्योंकि जो अधिकार तो सड़कों पर तो आप लोग आ गए हैं, सड़कों पर आप लोग आ गए हैं, फिर भी क्या आपको कोई उम्मीद है? अगर मैं पूछूं कि हफ्ते 10 दिन में आप लोगों को क्या उम्मीद है कि आपके नेतृत्व करने के लिए अनुप्रिया पटेल और केशव मौर्य आएंगे? सबको आना पड़ेगा अगर कुर्सी पे रहना। ये कुर्सी की, उत्तर प्रदेश की कुर्सी आपको पता है 4-6 महीने की बात है, उसको दिन ही मान लीजिए। 5 साल का जो ये दिन बचा है उसको 4-6 दिन ही कह सकते हैं। तो ये उतने दिन के लिए बचा है। ये रोज आएंगे, जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, जहां ये कैंपेन करेंगे वहां हम लोग इनसे मिलेंगे। वहां मिलेंगे नहीं तो फिर तो जैसे केशव मौर्य पहले टमाटर, जूता और बैगन सड़कों पे खाते थे, वहीं फिर नहीं जाना। ये बहुत दिन एसीओ में नहीं बैठ पाएंगे। 5 साल इनके लिए एसी बनी है, ये 5वां साल खत्म होता है, ये रोड पे एकदम दीनहीन बने, मतलब समाज के लिए क्या कर देंगे। और वही टाइम है, इनको थोड़ा सा हमें आंदोलन धैर्य पूर्वक और सिस्टम चलाना होगा। ये सब आएंगे और हमें 101% भरोसा है कि अपने ओबीसी दलितों को हम लोग न्याय, डेड श्योर 100% दिला के रहेंगे। धन्यवाद सर, आप हमारी आवाज बने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों की आवाज बनना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आप जब टीवी चैनलों को देखेंगे तो वहां पर कुछ अलग तरह की आवाजें आती हैं और वहां पर लगता है कि हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान चीन की बर्बादी, अमेरिका का ग्लोरिफिकेशन, यही सब देश के मुद्दे हैं। तो हमारे साथ अभी हम तूफान, आप सुन पा रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? तूफान। तो जी, तो आप ये बताइए, हमने आपके 2 साथियों से बात किया, आपसे बात किया। इस प्रोटेस्ट में तमाम लोग जो हैं, आप लोग अलग अलग कई दिनों से जुड़े हुए हैं, समझ तो चुके होंगे कि क्या मिजाज है। आप एक चीज देखिए कि राजनीति में सीधे स्टैंड नहीं लेना चाहते नौजवान, लेकिन वो ये चाहते हैं कि राजनेता उनके साथ अन्याय ना करें। ये दोनों बात कैसे संभव है? एक बात। दूसरा कि 6-7 महीने ही बचे हैं चुनाव में, क्या आपको लग रहा है कि नौजवानों के इस गुस्से से कुछ बदलेगा प्रदेश में? ये बताएं सर। आपके पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये जो नौजवान यहाँ आज आंदोलनरत हैं, इनका एक ही उद्देश्य है शिक्षक बनना, शिक्षक बन के समाज को शिक्षित करना, अपने वर्ग के नौनिहालों के भविष्य को बनाना। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ अपना रुख नहीं कर सकते। इनकी जो मांग है वो उनके हक की मांग है। रही बात दूसरी, जो आपने प्रश्न किया कि इनका क्या जवाब देंगे, 4-6 महीने सत्ता के बचे हुए हैं, तो इस पर हम सभी जितने अभ्यर्थी हैं, शोषित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, उनके समाज के लोगों को ये पता चल गया है कि हम कुर्सी पर
पर बैठे उन लोगों से अपना अधिकार मांग रहे हैं जो इस अधिकार के लिए देने को कभी तैयार ही नहीं थे। शुरू से आखिरी तक ये हमेशा आरक्षण को धकेलते रहे। आज उनसे हम मांग कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग थे इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, तो हमें उन लोगों से उम्मीद थी। जब आज वो कुर्सी पर बैठ गए तो इस उम्मीद को धूमिल कर दिया। इसलिए हम सभी नौजवान अभ्यर्थी जितने भी हैं वो लोग समय आने पर इसका जवाब देंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी का न समर्थन करते हैं न सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक है। शिक्षक समाज का आईना होता है। समाज को हम सही दिशा में ले जाने के लिए उसके साथ कभी अन्याय न हो उस तरीके की कार्यविधि को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले 6 महीने बाद चुनाव में हम सभी अभ्यर्थी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो ये चेतावनी है, भरी चेतावनी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला पूरे चुनाव समर में गूंजेगा, इतना जोर से गूंजेगा कि इसका खामियाजा आएगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए जब लाठी खा सकते हैं, सड़कों पर आंदोलन कर सकते हैं, तो इस 6 महीने के दौर में इसका भी हम लोग निजात कर सकते हैं। एक हमारे सभी साथी एक स्लोगन बना के चल रहे हैं। उनका स्लोगन है कि मरे नहीं है मौन है, 2022 में बताएंगे हम कौन है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा शब्द है। शब्दों की मौन है, हम कौन है बताएंगे। क्या फिर से दोहराइए आप इस नारे को, तभी और आरक्षण घोटाले तब आपकी सुनी जाएगी। आरक्षण घोटाले के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका एक ही नारा है कि मरे नहीं है मौन है, 2022 में बताएंगे हम कौन है। इसका जवाब आने वाला समय देगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग कितना ज्यादा ठगा जा रहा है। आज आप देख सकते हैं 18 से 20 हजार अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ये समाज में बैठने के हकदार थे। सामाजिक एकता की जहां बात की जाती है, जिसके लिए लागू किया गया था आरक्षण, आज इनको बाहर ढकेल दिया जा रहा है। सामाजिक बराबरी कैसे बात छूट जा रही है पूरे मीडिया डिबेट में तूफान, कि सब लोग कह रहे हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन में घोटाला हुआ है, लेकिन जो आंकड़े बताए गए उसके हिसाब से तो दलितों का भी आरक्षण में घोटाला हुआ है। तो ये पूरे का पूरे बहुजन समाज के साथ घोटाला है, क्योंकि आदिवासी आबादी बहुत नाम मात्र की है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उसके आरक्षण का हो सकता है सही आंकड़ा ना निकला हो, लेकिन दलितों और पिछड़ों दोनों के खिलाफ ये है भर्ती। सर एक्चुअली इन लोगों ने जिस सिस्टम से, जैसे कि 50% जो अनरिजर्व सीटें हैं उसको इनके अकॉर्डिंग ये सीटें किसी विशेष वर्ग की हैं, अर्थात जो 85% आबादी के लोग हैं उनको 27 और 21% में ही बाउंडेशन करने की बात की जा रही है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर जो आरक्षण की प्रदत्त नियमावली है उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए, जैसे इसके पहले तमाम भर्तियों में लागू होता रहा है, तो कहीं कोई गतिविधियां नहीं दिखेंगी। 21% ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को दे दिया जाए, 27% ओबीसी को। बाकी जो अनरिजर्व सीटें होती है उसमें जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं उनको उनका चयन दिया जाए। ये हर जगह अपना आंकड़ा पेश करते हैं, लेकिन आज तक जितने लोगों का चयन हुआ है, ना उनके जिलेवार चयन सूची, ना उनकी कट ऑफ, ना उनकी मेरिट कहीं नहीं देते हैं, सिर्फ बताते हैं सॉफ्टवेयर की त्रुटि है। और एक जरूरी बात तूफान, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि पूरा देश उत्तर प्रदेश में ओबीसी की नौकरियों को एक राजनीतिक फ्रेम में देखता है। इसलिए वो सवाल है कि आज के 5 साल पहले जो माहौल था, हम लोग तब दिल्ली से देखा करते थे कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में क्या सबसे बड़े मुद्दे गरमाए हुए हैं। आज अगर आप भीड़ में खड़े होकर के इन नौजवानों के बीच ये कहें कि पिछड़ों के हिस्से की सारी नौकरियां यादव खा गए हैं, अगर ये कहेंगे तो क्या अब आपको उसी तरह समर्थन मिलेगा, यानी कोई भी नेता या व्यक्ति, या फिर अब उल्टा जवाब मिलेगा? इस पर कोई समर्थन नहीं मिलेगा। ये उस समय की एक हवाई थी जिसको गुमराह करके ओबीसी वर्ग को तोड़ मरोड़ के ऐसा गुमराह किया गया था। आज का नौजवान, आज का ओबीसी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं स्वयं इस चीज को देखता था, क्योंकि मीडिया ने जो परोसा था कि ज्यादातर पिछली सरकारों में नौकरियां एक विशेष वर्ग को दे दी जा रही हैं, ऐसा आज देखने को मिल रहा है। ये 2 भर्तियां की गई है शिक्षक भर्ती, एक 68,500 शिक्षक भर्ती की गई। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। उसमें तो आरक्षित वर्ग को आरक्षण देने से माना ही नहीं है, आरक्षित वर्ग को आरक्षित कैटेगरी में माना ही नहीं है। ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग अभ्यर्थियों को इन्होंने 5% की जो छूट होती है उनके रिलैक्सेशन में दिया ही नहीं, यानी कि हम आपको पहले से ही अनरिजर्व की कैटेगरी में रख देंगे, तब आपको हम आरक्षण 27% की बात करेंगे। और यहाँ पर जब उनको इतना लड़ाई लड़ी गई 68,500 की, लोगों को पता चल गया कि 5% का घोटाला हुआ, तब ये 69,000 में जब लड़के, लेकिन उनकी सीटों को किसी विशेष वर्ग को दे दिया गया। उनका एक ही मकसद है कि ये जो सरकार चल रही है एक प्रकार से ठाकुरवाद पे चल रही है, सामान्य वर्ग के लोगों पर चल रही है। हम यह बताना चाहेंगे कि हम अभ्यर्थी जब सड़कों पर उतर आए हैं तो ये तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। अगर न्याय नहीं मिलता तो इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तूफान सिंह। और
हमसे अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करवाने के लिए। हम लगातार बातचीत करते रहेंगे आपसे, फिर कभी इस पर आगे चर्चा होगी। शुक्रिया आपका बोलता उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी आपने हमारी विडंबना है, आपने हमारी आवाज उठाई, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दर्शकों को समझने की जरूरत है कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जब जाति विशेष के पार्टी या जाति विशेष के लोग सरकार चला रहे हैं, ऐसा कहकर माहौल बनाया गया, और अब 5 साल बाद फिर तमाम तबके के लोग बैठकर कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को फायदा मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे, जिसे अब कहा जा सकता है झूठे दावे, को साकार कर सके। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि उनके यहाँ सबका साथ सबका विकास है, लेकिन किसी भी राज्य को उठाकर देख ले तो इसी तरह है। उत्तर प्रदेश के लोग तो कम से कम ओबीसी की लड़ाई लड़ना जानते हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो अभी 27% आरक्षण दिया ही नहीं गया है। जब उसके लिए घोषणा की भी गई तो अदालतों में चैलेंज कर दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पूरे देश भर में इसी तरह के हालात हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि 6-7 महीने में सबक सिखाने का वक्त आ सकता है, यानी चुनाव आ रहा है। तो उस चुनाव में कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, खासकर ओबीसी समाज के लोगों की, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी छात्रों, नौजवानों की नौकरियों से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी, इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी लड़ाई पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत